नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। तो चलिए बिना किसी देरी के विस्तार से आपको तमाम महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें बताते हैं। देखिए, इंदौर के नवविवाहित जोड़े यानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के शिलांग में लापता होने और राजा की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर प्रकरण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच की सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को एक बयान जारी किया और बयान जारी करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार सोनम रघुवंशी और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की गई है और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार मेघालय प्रशासन के संपर्क में भी हैं। सीएम ने आगे बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए ताकि सच्चाई सामने आ पाए और सोनम रघुवंशी को सुरक्षित वापस लाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 11 मई को शादी करने के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई से दोनों लापता हैं और 2 जून को राजा का शव सड़ी गली अवस्था में खाई में मिला। सोनम का अब तक कोई पता नहीं चल सका है, जिससे परिजनों की चिंता और प्रशासनिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद उम्मीद जगी है, उम्मीद जताई भी जा रही है कि इस मामले की परतें धीरे धीरे अब खुलने लगेंगी। दोनों की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद विपुल रघुवंशी ने कहा, मध्य प्रदेश में मुझे भाजपा और कांग्रेस दोनों से अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम चाहते हैं कि मेघालय सरकार इस मामले में थोड़ा बेहतर सहयोग करे। वहां पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। वे घटनास्थल के 50 फीट के दायरे में ही तलाशी ले रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज यानी राजा और सोनम के अंतिम ज्ञात ठिकाने की शेयर हो रही है, वो संदिग्ध लग रही है। इस पूरे मामले में नया सीसीटीवी फुटेज शिलांग स्थित T7 न्यूज चैनल की ओर से जारी किया गया और 4 मिनट 53 सेकंड का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 22 मई को राजा और सोनम रघुवंशी होटल में सामान्य स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने होटल में अपना बैग रखा, फिर स्कूटी पर सवार होकर वो बाहर निकल गए। फुटेज में सोनम सफेद शर्ट और रेनकोट पहने नजर आ रही है। ये वही शर्ट प्रतीत होती है जैसी राजा के शव के पास मिली थी और रेनकोट भी वही लगता है जैसा बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हुआ। देखिए, राजा और सोनम ने 11 मई 2025 को शादी की थी और 20 मई को हनीमून के लिए वो मेघालय रवाना हुए। 22 मई को दोनों शिलांग के मावल खियाट गांव स्थित शिपारा होम स्टे में जाकर ठहरे थे। 23 मई की सुबह होम स्टे से चेकआउट करने के बाद दोनों लापता एकदम से हो गए। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरिम इलाके में लावारिस हालत में मिली। इसके बाद 2 जून को वेई साओडांग झरने के पास में एक गहरी खाई से राजा की डेड बॉडी यानी राजा का शव बरामद हुआ, जिससे उसकी हत्या की पुष्टि हुई। हालांकि सोनम का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी मोहन यादव ने अब इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देशित कर दिया है। मतलब साफ है, धीरे धीरे जब सीबीआई इसमें जांच को आगे बढ़ाएगी तब पता चलेगा कि आखिर इन दोनों के साथ वहां हुआ क्या। चलिए बढ़ेंगे आगे और एक और खबर अब आपको जनमत में हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए पंजाब के रोपड़ के रहने वाले यूट्यूबर जसबीर सिंह ने पुलिस की जांच में कई अहम खुलासे किए हैं। शनिवार यानी आज ही का दिन 7 जून 2025 जसबीर सिंह की 3 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म हुई। इसके बाद आरोपी जसबीर को मोहाली की अदालत में पेश किया गया। आरोपी जसबीर सिंह को मोहाली कोर्ट में पेश करने के बाद में पुलिस ने अब तक की जांच में जो भी जानकारी इकट्ठा की उसे अदालत को अवगत कराया। इसके बाद अदालत ने जसबीर सिंह को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।
पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा गया जसबीर मोबाइल फोन से 150 पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट उसके मिले हैं। हालांकि जसबीर के वकीलों का कहना है कि मात्र किसी के फोन में पाकिस्तानी मोबाइल नंबर होने का मतलब यह नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है। पुलिस के मुताबिक जसबीर अब तक कुल 6 बार पाकिस्तान जाकर रह चुका है, आ चुका है। 3 बार ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर से पाकिस्तान गया था। पुलिस ने बताया कि जसबीर ने जम्मू और कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा भी किया था और अभी इस बात की जांच चल रही है कि जसबीर भारत के सीमावर्ती इलाके में गया क्यों था। इसके अलावा जसबीर का लैपटॉप पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी यानी ISI के एजेंटों के पास 1 घंटे से ज्यादा रहा था। वहां यह बात भी सामने आई है कि जसबीर ने एक अपने जानने वाली महिला को भी दानिश से मिलवाया था। अब पुलिस के मुताबिक जसबीर सिंह जब पाकिस्तान गया था तो उसने कई भारतीय मोबाइल सिम कार्ड भी पाकिस्तान की एम्बेसी में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी दानिश को मुहैया कराए थे। पुलिस के मुताबिक भारत के पंजाब के रोपड़ का रहने वाला जसबीर सिंह दानिश के इशारे पर ही पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। खबर महत्वपूर्ण है। जासूस जसबीर की रिमांड 2 दिन बढ़ी है। मोहाली कोर्ट ने उसको एक बार फिर से कस्टडी में भेज दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो ये जासूस पकड़े गए थे उनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जसबीर और ज्योति को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। बढ़ेंगे आगे। देखिए, ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भरोसा करने वालों के लिए एक चौंका देने वाली खबर हम लेकर आए हैं। कहीं आपका घर खाना पहुंचाने के बहाने अवैध हथियार तो नहीं पहुंचा रहे? जी हां, मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे ही डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है जो स्विगी में काम करता था, लेकिन असल में वह एक अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लायर निकला। रामरा पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके पास से 10 अवैध तमंचा, कारतूस, आपत्तिजनक सामग्रियां इत्यादि बरामद की। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आरोपी हरियाणा, दिल्ली, यूपी के मेरठ जैसे इलाकों में अवैध हथियार सप्लाई का कार्य कर रहा था। यह गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। इस घटना के सामने आने के बाद में आमजन के मन में डर का माहौल व्याप्त हो गया। लोगों की चिंता बढ़ गई कि अगर डिलीवरी बॉय भी हथियार सप्लाई करने लगेंगे तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। पुलिस इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और जांच पड़ताल जारी है। देखिए, इसके आपराधिक इतिहास से सुधांशु नाम का लड़का पकड़ा गया है। करीब 22 से 23 साल का लड़का है ये। और ऐसा जब पूछताछ किया गया, इससे एक टिप ऑफ के आधार पर जब इसको इंटरसेप्ट किया जाता है तो इसके पास से 10 तमंचे 315 बोर के बरामद किए गए, कारतूस बरामद किए गए, मोटरसाइकिल बरामद की गई है। लेकिन जब इसे पूछताछ किया जाता है तो ये स्विगी में जो दिखाने के लिए काम होता है, स्विगी में काम करता है, करनाल में, हरियाणा में काम करता है। लेकिन ये बेसिकली इज ए बिग सप्लायर ऑफ आर्म्स, कंट्री मेड आर्म्स जो होती है उसका बिग सप्लायर है। और इसके खिलाफ 5 आपराधिक इतिहास भी है। इस प्रकार से इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। 4 जून को बेंगलुरु में जश्न था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने पहली बार IPL ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था। करोड़ों फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन ये खुशी कुछ ही घंटों में मातम में तब्दील भी हो गई। M चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी लाखों की भीड़ ने एक भयानक भगदड़ का रूप ले लिया। 11 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल जो आज भी हॉस्पिटलाइज हैं। 6 जून को RCB के 4 अधिकारियों की गिरफ्तारी ने इस हादसे को और गंभीर बना दिया। लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है। क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ बेंगलुरु के कब्बन पार्क थाने में शिकायत दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता HM वेंकटेश हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विराट कोहली ने बतौर आयोजक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और भीड़ को लेकर कोई पूर्व सावधानी उन्होंने नहीं बरती। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या विराट कोहली को अपनी भूमिका का अंदाजा था और क्या इसीलिए वो हादसे के तुरंत बाद लंदन रवाना हो गए? क्या यह सिर्फ एक पूर्व निर्धारित विदेश दौरा था या वाकई में कोहली को गिरफ्तारी का डर सता रहा है?
क्या ये अपने कद और नाम का इस्तेमाल करके, अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का इस्तेमाल करके कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर भगदड़ की जिम्मेदारी से ध्यान भटकाने की एक रणनीति है? पुलिस ने सफाई दी है कि कोहली के खिलाफ दर्ज शिकायत पर पहले से चल रही जांच के तहत ही विचार किया जाएगा। लेकिन अब जनता की नजरें कानून की पारदर्शिता पर टिकी हैं। सवाल बड़ा है कि क्या किंग कोहली भी कानून के घेरे में आएंगे, या फिर हमेशा की तरह बड़े नामों को बचा लिया जाएगा? सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी चाहे कोई भी हो बख्शा ना जाए। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे। बीते शुक्रवार यानी कि 6 जून को बेंगलुरु में हुई दिल दहला देने वाली भगदड़ ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत के बाद आयोजित किए गए जश्न के कार्यक्रम ने कुछ ही पलों में मातम का रूप ले लिया। चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर उमड़ी बेकाबू भीड़, अव्यवस्थित आयोजन और नाकाम प्रशासन की लापरवाही ने 11 जिंदगियों को छीन लिया और करीब 50 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस्तीफे से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी लेने से 11 मासूमों की जान वापस आ जाएगी? कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई जयराम ने अपने पद से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन क्या इतना काफी है? सुदर्शन न्यूज पूछता है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ 2 अफसर ही जिम्मेदार थे? जिस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ जुटी, जिसकी अगुवाई खुद आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और टीम प्रबंधन कर रहे थे, क्या उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और ब्रांड आइकॉन होने के नाते विराट कोहली को नहीं पता था कि ऐसी भीड़ को संभालने के लिए किस स्तर की तैयारी होनी चाहिए? सवाल सिर्फ खिलाड़ियों या खेल संघ से नहीं है। राज्य की कांग्रेस सरकार, स्थानीय प्रशासन और बेंगलुरु पुलिस, सबकी भूमिका इस त्रासदी में संदिग्ध रही। कार्यक्रम के लिए पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? अति उत्साही भीड़ को रोकने के लिए क्या कोई गाइडलाइन नहीं थी? स्टेडियम के बाहर बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? अगर किसी वीआईपी का कार्यक्रम होता तो क्या प्रशासन इतनी ही लापरवाही करता? सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि इस घटना की निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो। जिन जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह त्रासदी हुई, उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, चाहे वह कोई बड़ा क्रिकेटर हो, संघ का पदाधिकारी हो या प्रशासनिक अफसर। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि विराट कोहली सीधे दोषी है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक और सुपरस्टार होने के नाते उन्होंने क्या पहले सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया? क्या उन्होंने आयोजन की अनुमति या व्यवस्था पर सवाल उठाए? जवाबदेही तय होना चाहिए, वरना ऐसे हादसे दोबारा होंगे। सिर्फ मुआवजा देना, राहत कोष बनाना और इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं है। जरूरी है कि इस दुखद घटना के हर जिम्मेदार को बेनकाब किया जाए और कठोर सजा दी जाए, क्योंकि 11 परिवार की दुनिया उजड़ गई है और इसका जवाब देना होगा। सवाल अब भी खड़ा है, जिम्मेदार कौन? और जवाब अब भी जनता मांग रही है। सुदर्शन न्यूज इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बढ़ेंगे आगे। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए एनडीए की तैयारियां भी जोरों पर दिखाई देने लगी हैं। लेकिन दूसरी ओर, एक तरफ तो एनडीए की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब तक 6 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। लेकिन बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो बात कही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि राहुल अपने बीते बिहार के चुनावी दौरों में अपनी हार को भांप कर आए हैं और वो एक बार फिर से अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग और ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। जी हां, राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का राग अलापा। एक्स पर उन्होंने लिखा एक लंबा चौड़ा पोस्ट, उसमें दावा किया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी धांधली की गई थी, ऐसे आरोप उन्होंने फिर से लगाए। राहुल ने एक्स पर मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। चरणबद्ध तरीके से उन्होंने बताया कि उनके अनुसार विधानसभा चुनाव के नतीजों में धांधली कैसे हुई। राहुल ने इसे चुनाव कैसे चुराया जाए, इस प्रकार की बातें भी कही। नाम दिया चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना, मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना,
जहां जहां बीजेपी की जीत की जरूरत थी वहां फर्जी मतदान कराना और सबूतों को छिपा देना। राहुल ने इन 5 पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप बताया। दावा हुआ कि इन्हीं तरीकों से बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी धांधली की थी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अपनी विफलता के लिए खुद को दोषी मानने के बजाय चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को दोषी ठहरा रहा हो। यह कांग्रेस का पुराना चरित्र है। केस हारे तो कोर्ट दोषी, चुनाव हारे तो चुनाव आयोग दोषी। बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटका जीते तो सब कुछ ठीक, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा में हार मिली तो गले से ये उतर नहीं रही। ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग, सबको इन लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया, खामियां गिनाने लग गए। चुनाव आयोग बार बार कांग्रेस आदि विपक्षी दलों को जवाब देता रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस अपने मुंह पर पड़े धूल को साफ करने के बजाय आईने को साफ करने में लगी है। राहुल गांधी एंड कंपनी सब जानते हुए भी जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ये समझ नहीं आ रहा है कि चुनावी प्रक्रिया कैसे काम करती है। वे बड़े अच्छे से सब कुछ जानते समझते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्टता नहीं, अराजकता है। ये कारण है कि इतिहास के बुरे और दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर जो है, उससे बौखलाहट उनकी जो है, उसमें ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। जानबूझकर किस प्रकार से ये औने बौने प्रयास हो रहे हैं, आज ये बात बीजेपी भी कहने लगी है। बीजेपी नेता राहुल गांधी के इस बयान को शर्मनाक और हार का डर मान रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव है और राहुल गांधी ने यह टिप्पणी इसी को देखते हुए की है, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र वाली चुनावी चोरी बिहार में दोहराएगी। तो क्या राहुल गांधी का बयान बिहार में उनके हार के डर को दर्शा रहा है, या फिर जनता को बरगलाने वाला कोई नया कांग्रेसी टोटका है? हार के डर के आगे कांग्रेस अपनी जीत को देख रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आपको दिखा दें। जीत हासिल हो गई महाराष्ट्र में, तब कुछ बोले नहीं, तब चुपचाप रहे, तब ईवीएम अच्छा था। से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं। अब उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही करते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं। अब जो स्वयं से पराजित है, आदरणीय राहुल जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लगातार हार का एक अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और कांग्रेस पार्टी भी जो बुझा हुआ दीपक है उसमें घी डालने का काम कर गई है। इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, एलिबाई एक्सक्यूज बनाना है, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। अभी तक सेना पर वो निशाना साध रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर, फेलियर, छुटपुट बताना। फिर सांसदों पर निशाना साधा, सांसदों की तुलना आतंकियों से की जयराम रमेश ने। अब संवैधानिक संस्थाओं की बारी है। और महाराष्ट्र में जो मुद्दे थे, जो हमने इलेक्शन कमीशन में पूरा प्रतिनिधिमंडल भेजकर रखे थे, वही तो है कि जितने 48-49 लाख वोट बढ़े सब भाजपा को। शाम को परसेंटेज आ रही, कुछ 10-10, 15% बढ़ा के दूसरे दिन सुबह बताई जा रही है। एलिगेशन बहुत सीरियस एलिगेशन है। बंगाल, ये महाराष्ट्र, दिल्ली में हम लोग देखा है, और बंगाल में ममता बनर्जी वो पकड़ लिया था। हम लोग ये देखा कि दूसरे स्टेट से वोटर लिस्ट से उठाकर यहाँ का बंगाल का वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है। वो कैसे हुआ? ये वोटर्स नंबर्स बढ़ गया था और दूसरे स्टेट का वोटर लिस्ट से यहाँ पे वो लोग डाल दिया था। ये बंगाल में ये पकड़ा गया है, और महाराष्ट्र, दिल्ली में वहाँ पर जो अपोजिशन मैन था उसको तो उस टाइम में ये पकड़ना चाहिए था। थैंक यू।
देशभक्ति, स्वदेशी का सम्मान और समाज के लिए समर्पण का अनोखा संगम देखने को मिला। नोएडा के सेक्टर 56 स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में व्यापारी सुरक्षा मंच संस्थान द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन दरअसल किया गया। इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थान के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ऑपरेशन सिंदूर की आवाज की सफलता का उत्सव मनाना और साथ ही देश भर के व्यापारियों को यह संदेश देना कि अब समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम स्थानीय वस्तुओं को अपनाएं, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें। मंच पर मौजूद सभी लोगों ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, विदेशी कंपनी और विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे और देश की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एकजुट होकर कदम बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद व्यापारी सुरक्षा मंच संस्थान के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि एक आंदोलन है जिसका मकसद है भारत का पैसा भारत में ही रहे, विदेशी कंपनियों की निर्भरता को खत्म करके देश के छोटे व्यापारियों को मजबूत किया जाए। कार्यक्रम स्वदेशी का उपयोग और हम विदेशी का परित्याग करें। हर ऐसी चीज़ जो भारत में श्रेष्ठ बनती है, हम विदेशों की घटिया चीज़ों के लिए लालायित होते हैं, वो गलत है। भारतीय वस्तु का उपयोग करें। भारत की अर्थव्यवस्था सारी दुनिया में नंबर 1 को जाने के लिए तैयार है। हमें केवल और केवल अपने पर्यटन स्थलों का, अपने सामान का, अपने खाने पीने की वस्तुओं का, हर श्रेष्ठ वस्तु जो भी हमारे भारत की बनती है उसको हम आगे बढ़कर लेकर चलेंगे। ये शपथ सब व्यापारी पूरे देश में ले रहे हैं। धीरे धीरे व्यापारी हमेशा एक देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख सहयोगी है और भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे होगी। बस हम स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी का बहिष्कार करें, यही हमारा नारा है। इस पे मेरा ये कहना है कि जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए और तुर्की, अजरबैजान, चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए। अगर इस काम को हम कर लेते हैं तो भविष्य में हमारा देश की दूसरी शक्ति होगी। देखिए, हमारे आदरणीय मोदी जी ने शुरू की है वोकल फॉर लोकल। इससे ये संदेश पूरे देश में जाता है। इस जो एक खास तौर से ये वाक्य जो बनाया गया है कि हमें अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी क्या है कि चाइना और दूसरे देशों की चीज़ें हमारे भारत में भरी पड़ी हैं, जो हमें हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर होगा तो हमारा रोज़गार बढ़ेगा लोगों का। तो जब हम दूसरे देशों की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। तो वोकल फॉर लोकल इसलिए भी है कि एक तो सबको जॉब मिले और हमारे अंदर एक भावना पैदा हो कि हमने स्वदेशी चीज़ को इस्तेमाल किया, विदेशी चीज़ का बहिष्कार किया। तो इसके पीछे यही एक बहुत बड़ा मकसद है कि हमें सबको अपने देश की, अपने भारत देश के लोगों की हाथ की बनी चीज़ों को लेना चाहिए। अरे वर्षों से मोदी जी आए, देश को औद्योगिक हब बनाने का शुरुआत हुई, प्रयास हुआ और यहाँ तक चला कि हमारे देश का स्वदेशी उत्पादन बढ़ा, डिजिटल लेन देन बढ़ा, हमारा राजस्व जो है, हमारे जो कर में सुधार हुए उनके कारण बढ़ा। इसके अलावा हमारा निर्यात बढ़ा। हमारी वस्तुएं, गुणवत्ता वाली वस्तुएं सारी दुनिया को जाने लगी। आज सारी दुनिया में भारतीय वस्तुओं का डंका है। उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपया विदेशी पूंजी निवेश हुआ है। सुरक्षा का वातावरण है। मोदी जी और योगी जी और हमारे सभी नेता इस राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और हम व्यापारी हमेशा राष्ट्र के हितैषी रहे हैं, हितैषी रहेंगे। राष्ट्र हित में जो कुछ भी होगा वो हम सब करेंगे। भारत और कनाडा के बीच के रिश्तों में तनाव की खबरें आपने देखी होंगी। एक ऐसा सिचुएशन था, ऐसा लग रहा था कि ओटावा G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता नहीं देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं। अभी मार्क कार्नी ने बीते दिन G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया, मगर प्रधानमंत्री कार्नी के इस फैसले के बाद से ही उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही
उनसे कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। माकानी के इस फैसले के बाद खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का हवाला देते हुए पीएम मोदी को दिए गए न्योते पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन इस सवाल के जवाब में कनाडाई प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा। कनाडाई पीएम से जब पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है निज्जर की हत्या में प्रधानमंत्री मोदी की कोई भूमिका थी, इस पर कार्नी ने सीधे जवाब देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया है ये तो, जो वास्तव में चल रही है और कनाडा में काफी आगे बढ़ चुकी है। उन कानूनी प्रक्रियाओं के संबंध में टिप्पणी करना कभी भी उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि भारत G7 समूह का हिस्सा नहीं है, ऐसे में उन्हें गेस्ट नेशन के तौर पर हमने इनवाइट किया है। कनाडाई पीएम ने कहा कि इस सम्मेलन में भारत को न्योता देने के पीछे की वजह वैश्विक महत्व है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, आपूर्ति श्रृंखलाओं का केंद्र है। यही वजह है कि भारत को इस G7 समिट में इवेंट में बुलाया गया है, न्योता दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा की ओर से दिए गए निमंत्रण की पुष्टि की, जिसमें भारत कनाडा संबंधों के बारे में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गहरे जन जन संबंधों से बंधे जीवंत लोकतंत्रों के रूप में भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। शिखर सम्मेलन में हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि 18 जून 2023 को कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। साल 1997 में कनाडा भाग गया था। ये भारत में दर्जन भर से ज्यादा हत्या और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के केस इसके ऊपर यहां चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कनाडा सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और तो और इस मामले में वो भारत पर लगातार उंगली उठाता रहा। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, ये चीजें बहुत स्पष्ट हो गई, पिक्चर बहुत क्लियर है। कनाडा के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। तो इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।